नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भवन की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों, हम हिंदी व्याकरण का अध्यापन कर रहे हैं। आज इसी व्याकरण की कड़ी को, इसी व्याकरण की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और इसी श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वर्णों के भेद। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है वर्णों के भेद। वर्णों के भेद। देखिए, इसी को ही इंग्लिश में कहते हैं काइंड्स ऑफ लेटर्स। काइंड्स ऑफ लेटर्स। पूर्व की कक्षा में हमने वर्णमाला के बारे में अच्छी तरह से समझा, तो इसी वर्णमाला के बाद में हम वर्णों के भेदों को समझेंगे। तो ध्यान ये देना है कि उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के दो भेद माने गए हैं। इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के दो भेद माने गए। उनमें देखिए, जो पहला भेद है वो होता है स्वर, जिनको इंग्लिश में हम वॉवेल्स कहते हैं। और दूसरा जो भेद होता है वो होता है हमारा व्यंजन, जिनको हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वर्णों के दो भेद हो गए। देखिए, वर्णों के भेदों में हम सबसे पहले वॉवल्स का अध्ययन करेंगे, स्वरों का अध्ययन करेंगे। स्वर क्या है, इसको कैसे प्रयुक्त किया जाता है, ये सारी बातें हम इस प्रकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्वर की परिभाषा बता देता हूँ कि स्वर क्या है। तो आपको ध्यान से सुनना है। वह ध्वनि जिनका उच्चारण करने में अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वो स्वतः ही बोली जाती है। ध्यान से सुनना एक बार पुनः कि वह ध्वनि जिनका उच्चारण करने में अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है और स्वतः ही बोली जाती है, स्वर कहलाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया अ का। किसका लिया? अ का। और अ का मैं जैसे ही उच्चारण करने जाऊंगा तो मेरे मुख से जो हवा निकलेगी वो सेम ही अ की ही निकलेगी, जैसे अ ही आएगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात जो हमारी ये है, तीसरी बात में क्या होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली जो वायु है, हवा है, वो बिना अवरोध या बिना रुकावट से बाहर निकल जाती है, तो वे क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये क्या कहलाएगी?
ये क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। तो मैं स्वर की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, परिभाषा लिखने जा रहा हूँ। वह ध्वनि, ध्यान से समझना है कि वह ध्वनि जिनका उच्चारण करने में अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है और स्वतः ही बोली जाती है, स्वर कहलाती है। देखिए, हमें परिभाषा प्राप्त हो गई कि वह ध्वनि जिनका उच्चारण करने में अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है और स्वतः ही बोली जाती है, स्वर कहलाती है। जो मैंने पहले एग्जाम्पल भी बताया कि मैंने आ का ले लिया, तो मैं आ का जब उच्चारण करने जाऊंगा तो मेरे मुख से जब हवा निकलेगी तो बिना रुकावट से बाहर आ जाएगी और उसकी जो ध्वनि निकलेगी वो सहमी निकलेगी, आ ही निकलेगी। तो इसलिए वो क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। दूसरी परिभाषा ये भी हो सकता है इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं। ये हमारी पहली परिभाषा हो गई, ये हमारी दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा में किसी प्रकार का कोई रुकावट या अवरोध नहीं होता है, वे स्वर कहलाते हैं। तो ये हमारी क्या होगी? तीसरी परिभाषा होगी। तो इन परिभाषाओं को आपको अच्छी तरह से समझना है। एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, किसी के अधीन नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो इसका भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो हमें बात ये स्पष्ट हो गई कि जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इसमें अन्य वर्ण का कोई योगदान नहीं रहता है। अब इसके बाद में आपको ये ध्यान ही है कि स्वरों की जो संख्या मानी गई है, स्वरों की संख्या जो है वो कितनी है? 11 है। ये आपको ध्यान ही है। और 11 स्वरों में कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 11 स्वर कौन कौन से हो गए। ये अ, फिर आ, फिर ह्रस्व ई, फिर इसके बाद में दीर्घ ई, फिर ह्रस्व उ, फिर दीर्घ उ, फिर री, फिर ए, आई, ओ और आओ। देखिए, एक बार आप खुद ही इनका उच्चारण करके पता कर सकते हो क्या इसमें अन्य ध्वनि कोई प्रयुक्त हो रही है या नहीं हो रही है, या अन्य वर्ण कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप खुद भी इसका पता लगा सकते हो। तो आपको एक निश्चित और सुव्यवस्थित परिभाषा आपके सामने प्राप्त हो जाएगी। तो ये जैसे अ है, अब संख्या इनकी 11 होगी। देखिए 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो ये हिंदी में जो स्वरों की संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। अब आगे चलिए, आगे हम चलेंगे तो उसमें स्वरों के भेदों को समझेंगे। अब आगे वाला टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वर के भेद। स्वर के भेद। पहले हमने वर्णों के भेदों को समझा, अब हम समझेंगे स्वर के भेद। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि काइंड्स ऑफ वोवेल्स। काइंड्स ऑफ वोवेल्स। अब स्वरों के कितने भेद होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब इसका ध्यान रखना है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ध्यान से समझना है। जो हमारा पहला भाग होगा वो होगा उच्चारण में लगने वाले समय, या दूसरा हम मात्रा भी कह सकते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर, ये पहला भेद हो गया। दूसरा भेद जो हमारा होगा वो ये हो जाएगा अनुनासिकता या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि उच्चारण के आधार पर ये भी लिख दीजिए यहाँ पर। और तीसरा जो भेद होगा वो हमारा होगा, देखिए तीसरा जो भेद हो जाएगा वो हो जाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर, और लास्ट जो हमारा भेद रहेगा वो भेद रहेगा, चौथा जो भेद हमारा रहेगा, देखिए ये तीसरा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा होगा वो रह जाएगा प्रयत्न के आधार पर। देखिए स्वरों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। उनमें जो पहला वो है उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर, दूसरा है अनुनासिकता या उच्चारण के आधार पर, तीसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर, और चौथा है वो है प्रयत्न के आधार पर। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आज जो हम अध्ययन करेंगे वो पहले और दूसरे भेद का अध्ययन करेंगे। किसका? पहले और दूसरे भेद का अध्ययन करेंगे।
अब पहला भेद हम सबसे पहले समझेंगे। जो पहला भेद हमारा है वो उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर। अब देखिए, इसके भी भेद माने गए हैं और इसके देखिए 3 भेद माने गए हैं। उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर 3 भेद माने गए हैं, ये भी आपको ध्यान है। अब यहाँ पर हम पहला भेद जो लेंगे वो रहेगा ह्रस्व स्वर। दूसरा जो हमारा भेद रहेगा वो रहेगा दीर्घ स्वर। और तीसरा जो भेद रहेगा वो रहेगा प्लुत स्वर। ये उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर 3 भेद माने गए। अब इनके मैं पर्याय भी आपको बताऊंगा। देखिए, वैसे इसको तो आप समझते हो कि इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट वोवेल्स। इसको हम जो कहेंगे वो कहेंगे लॉन्ग वोवेल्स, और इसको जो कहेंगे वो कहेंगे हम लॉन्गर, क्या कहेंगे, लॉन्गर वोवेल्स। ये 3 भेद हो गए। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ह्रस्व स्वर जो, इसको दूसरा जो पर्याय जो नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ह्रस्व को हम देखिए छोटा भी कह सकते हैं, ह्रस्व यानी छोटा भी कह सकते हैं। दूसरा हम लघु भी कह सकते हैं। तीसरा एक मात्रिक भी कह सकते हैं। और चौथा जो हमारा पर्याय हो जाएगा वो मूल स्वर में भी आ जाएगा। देखिए 4 पर्याय है। छोटा भी ह्रस्व को कह सकते हैं, लघु भी कह सकते हैं, एक मात्रिक भी कह सकते हैं और मूल स्वर भी कह सकते हैं। अब दीर्घ स्वर पे आ जाइए कि दीर्घ स्वर में इसका विपरीत अर्थात विलोम शब्द भी आपको साथ साथ में अच्छी तरह से याद हो जाएंगे कि छोटा का विलोम शब्द हमेशा बड़ा होगा, ये भी ध्यान रखना है। लघु का हमेशा विलोम शब्द गुरु होगा। और एक मात्रिक का आप जानते हो द्विमात्रिक ये हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना है कि इनको मूल स्वर के न कह करके इनको हम क्या कहेंगे, संधि स्वर भी कह सकते हैं। तो एक बात हमें स्पष्ट हो गई कि हमारे जो ह्रस्व स्वर है, जो ह्रस्व स्वर अर्थात जो मूल स्वर है, इसकी संधि नहीं की जा सकती है, ठीक है। और जो दीर्घ स्वर है इनकी संधि हम कर सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, संधि स्वर भी कहेंगे। और प्लुत अपने आप में प्लुति होता है। तो देखिए अब हम क्रम से लेंगे। सबसे पहले ह्रस्व स्वर को समझेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का ही समय लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का ही समय लगता है तो वह ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। देखिए अपने साथ में एक मात्रिक, मतलब इससे परिभाषा भी अपने हमें प्राप्त होगी कि एक मात्रिक अर्थात कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का ही समय लगता है तो वो क्या कहलाएंगे, ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। अब दीर्घ स्वर में क्या होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व की तुलना में दोगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वरों की तुलना में दोगुना समय लगता है तो वो क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अर्थात दूसरी परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगता है तो वो क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर कहलाएंगे। फिर
प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर में क्या होगा कि तिगुना समय लगेगा। दीर्घ की देखिए इसमें क्या होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में 3 गुना अर्थात तिगुना समय लगता है तो वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर में मैं आपको अच्छी तरह से ये भी समझाऊंगा प्लुत स्वर कि क्या होता है। ये भी जब हम क्रम से समझेंगे तो उसमें सारी बातें अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब बात मैं कर रहा हूँ कि हर्ष स्वर। तो हर्ष स्वरों की देखिए हर्ष स्वर देखिए आज इतना ही हो पाएगा। आपको अच्छी तरह थोड़ा ध्यान रखना है कि हर्ष स्वरों की हर्ष जो स्वर है देखिए इसको हम समझेंगे तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। अर्थात एक मात्रिक स्वर या एक मात्रा का समय लगेगा। एक मात्रिक स्वर या एक मात्रा का देखिए अर्थात एक मात्रा का ही समय लगेगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एक मात्रा का ही समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। देखिए अब हर्ष स्वरों में आने वाले जो स्वर कौन कौन से वो भी बताता हूँ कि इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इनकी संख्या 4 है। अब उनमें देखिए कौन कौन से हैं वो भी बता देता हूँ कि एक तो अ आ जाएगा, दूसरा ह्रस्व ई आ जाएगी, फिर ह्रस्व उ आ जाएगा और ह्रस्व री आ जाएगा। ये मूल स्वर की श्रेणी में आएंगे। इनकी संख्या कितनी है, 4 मानी गई। तो ये बात आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा का ही समय लगता है तो वह हर्ष स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है। अब आ जाइए दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर की हम जब परिभाषा जानते हैं तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में उच्चारण करने में हर्ष स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। अब देखिए इनकी संख्या कितनी है, 7 है।
अब साथ में देखिए कौन कौन से आएंगे वो भी बता देता हूँ। आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, फिर ए, आई, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आएंगे। आप एक बार गिन के भी पता लगा सकते हो कि जैसे आ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इनकी संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। तो ये है हमारे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब तीसरी बात जो हमारे प्लुस स्वर की आती है, देखिए इनमें तिगुना समय लगेगा उच्चारण करने में, करने में देखिए उच्चारण करने में तिगुना समय लगता है। वैसे ये प्लुस स्वर हिंदी में प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, अधिकतर संस्कृत में ही प्रयुक्त होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं जैसे 3 का अंक लिखा जाएगा, 3 का अंक लिखा जाता है, उसको हम प्लुस स्वर के नाम से जानते हैं। और जब हमारा संगीत में होता है तो संगीत के अंदर अवग्र वाला जो संस्कृत में हम पढ़ते हैं इस तरह ऐस ऐस का आकृति का होगा, ये हमारा अवग्र माना जाता है। तो देखिए संगीत में इस तरह इस स्वर को लिखा जाएगा और वैसे संस्कृत में इसको 3 के अंक में, 3 के अंकों में निर्देशित किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल भी आपको बता दूँ, देखिए ये भी हो गया एक, देखिए ये इस तरह करके ऐसा आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब इसमें प्लुस स्वर है वो प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह जैसे अपन ये भी लिख सकते हैं, इसी तरह भी लिखा हुआ आपको मिलेगा सोहम, ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लुस स्वर हो जाएगा। तो ये उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद 3 होते हैं और इन 3 भेदों में कौन कौन से स्वर आते हैं ये सारी जानकारी आपने प्राप्त कर ली है। अगले टॉपिक में हम दूसरा भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।